तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोहित तोमर जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से संबंधित सभी टॉपिक्स के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और वो जो टेस्ट स्टार्ट हुए हैं वो हमारी फेसबुक पेज पर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, मेरा तो यही मन रहेगा कि आप लोग टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने से एक्यूरेसी आती है। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, उस लिंक पर क्लिक करें और उस पेज से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। आइए देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसमें अपन ने देखा था कि जो नाक होती है उसमें एक रोमयुक्त त्वचा पाई जाती है। इसे अपन ने क्या बोला था? हेयरी स्किन बोला था। दोस्तों, ये हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अपन ने देखा था नाक के अंदर एक नसल कैविटी भी होती है, नासा गुहा भी होती है। उस नासा गुहा का मुख्य काम क्या होता है कि नासा गुहा के अंदर एक म्यूकस नाम का चिपचिपा द्रव पाया जाता है। वो म्यूकस क्या करता है दोस्तों? पहली चीज तो ये कि वो हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु और धूल मिट्टी के कण को शरीर के अंदर नहीं जाने देता, पहले चीज। दूसरी चीज क्या था कि ये शरीर के तापमान को नम बनाए रखता है। कैसे शरीर के तापमान को नम बनाए रखता है, ये जानने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? मुंह के बारे में अपन ने बात करी थी कि दोस्तों हमारा जो गला होता है, यहाँ पर गले के पास में दो अलग अलग क्या है नलिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो नलिका होती है इसे विंड पाइप बोला था, श्वास नली बोला था। उसके बाद अपन ने जो दूसरी वाली सेकंड वाली जो नली है दोस्तों, इसे क्या बोला था? इसे भोज नली बोला था, फूड पाइप बोला था, और क्या बोल दिया था? इसको फेरिंक्स बोल दिया था। लैरिंक्स किसको बोला था? इस वाले पार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हमने क्या बोला था? लैरिंक्स बोला था। और लैरिंक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? लैरिंक्स को हिंदी में कंठद्वार हमने बोला था। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उसके बाद अपन ने देखा था दोस्तों कि लैरिंक्स के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर क्या पाया जाता है? एक एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है जो भोजन को इस पाइप में आने से रोक देता है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज क्या थे? तो थायराइड कार्टिलेज के उपयोग अपन ने क्या देखा था कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये पाइप फूलता है और सिकुड़ता है। कब? उस कंडीशन में फूलता और सिकुड़ता है जब ये थायराइड कार्टिलेज नहीं होते हैं। मान के चलिए अगर ये थायराइड कार्टिलेज नहीं होते तो ये दोनों पाइप आपस में एक दूसरे से चिपक जाते, इसलिए इन दोनों पाइपों को आपस में चिपकने से कौन रोकता है? थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? ट्रेकिया देखा था। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा विंड पाइप होता है या ये जो हमारा वायु द्वार होता है, सॉरी वायु नलिका होती है, इस वायु नलिका को ही हमने क्या बोला था? ट्रेकिया बोल दिया था। अब ध्यान से समझना इसके आगे की प्रोसेस, इसके आगे की प्रोसेस हम ध्यान से समझेंगे। क्या होता है कि ये तो हमारा कौन सा वाला पाइप है? ये हमारा कौन सा वाला पाइप है? ट्रेकिया। कौन सा वाला पाइप है? ट्रेकिया वाला पाइप है। अब ये ट्रेकिया वाला जो पाइप है ये लंग्स, क्या है? हमारे लंग्स है ना। तो ये ट्रेकिया वाला जो पाइप है, इस ट्रेकिया वाले पाइप को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला पार्ट ये है और दूसरा वाला पार्ट ये है। तो दोस्तों, पहली चीज तो ध्यान रखना कि ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े एक झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। इस झिल्ली का नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्या नाम है इस झिल्ली का? प्लूरल मेम्ब्रेन नाम की जो झिल्ली होती है ये फेफड़ों को घेरे हुए रखती है। प्लूरल मेम्ब्रेन नाम की झिल्ली से फेफड़े घिरे होते हैं। इसका रीजन क्या है? ये क्या करती है? तो याद रखना दोस्तों, ये फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। और याद रखना, इसी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव पाया जाता है और इस द्रव का नाम क्या था? मैंने क्या बताया था? म्यूकस। तो म्यूकस नाम का एक द्रव इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। वो क्या करता है दोस्तों कि श्वसन के दौरान क्या होता है कि हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। तो फूलने और सिकुड़ने के कारण क्या होता है दोस्तों? घर्षण की स्थिति बन सकती है और उस घर्षण की स्थिति को खत्म करने के लिए म्यूकस नाम का द्रव पाया जाता है। जो म्यूकस नाम का द्रव का कार्य क्या होता है? फेफड़ों में घर्षण को कम करना। ठीक है, ये तो अपना हो गया था। अब याद रखना दोस्तों, ये वाला कौन सा वाला फेफड़ा है? उल्टा वाला। उल्टा मतलब कौन सा वाला? बायां वाला। और ये वाला कौन सा वाला? दायां वाला। तो दायां कौन सा होता है दोस्तों? राइट होता है। कौन सा होता है? दायां कौन सा होता है? राइट। और बायां फेफड़ा कौन सा होता है? लेफ्ट। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है, ये लेफ्ट वाला लंग्स क्या होता है? राइट वाले लंग्स के मुकाबले क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। ये दोस्तों, ये इस प्रकार से आप ये कटी हुई आकृति यहाँ से देख रहे होगे। ये कटी हुई आकृति क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? हमारा ह्यूमन हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है।
अब ये जो हृदय रहता है दोस्तों, ये भी एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कौन सी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। अब देखना दोस्तों, ये जो हमारा फेफड़ा होता है ये कटा फटा रहता है। ये फेफड़ा कौन सा वाला, राइट लंग्स हमारा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स हमारा छोटा होता है। अब याद रखना, ये जो दो भागों में अलग अलग बट गया है एक पाइप, इस पाइप को हमने कौन सा पाइप बोला, ट्रेकिया वाला पाइप बोला। तो ये ट्रेकिया वाला पाइप जब सीधा सीधा दो भागों में बट जाता है, तो ये वाला पाइप आप देख रहे होंगे, एक तो आपका ये वाला पाइप हो गया और एक आपका ये वाला पाइप हो गया। दोनों अलग अलग पाइप से दो अलग अलग फेफड़े, दो अलग अलग लंग्स जुड़े हुए हैं। अब देखना दोस्तों, ये वाली जो मुख्य शाखा आई है, ये जो मुख्य शाखा आई है, इसे क्या बोला जाता है, तो इस शाखा को बोला जाता है दोस्तों ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई बोला जाता है। इस मुख्य शाखा को क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, बायोलॉजी बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि मैं अपने आप की बड़ाई तो नहीं करूंगा और ना ही आप लोगों की बुराई करूंगा, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो आसानी से इस विषय पर उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समर्पण और थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कामगार सिद्ध है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं वो सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये साइंस की रीढ़ कहा जाने वाला सब्जेक्ट है। साइंस की अगर कोई सब्जेक्ट रीढ़ है तो वो है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं कि ये जो अपन ने क्या बोला, ब्रोंकाई बोला। अब ब्रोंकाई से दोस्तों यहाँ से दो अन्य शाखाएं भी निकली हुई इस प्रकार से। तो ब्रोंकाई से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये जो शाखा है, ये ब्रोंकाई वाला पार्ट और ब्रोंकाई वाले पार्ट से अलग शाखाएं निकली। तो ये अलग शाखाएं जो निकली हुई होती हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, तो याद रखना, इनको बोला जाता है दोस्तों ब्रोंक्यूल। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल क्या होता है आप समझ गए होंगे कि ये वाली मुख्य जो शाखा है ये क्या है, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से निकली हुई जो शाखा है वो क्या है, ब्रोंक्यूल। क्लियर हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब दोस्तों याद रखना, ये जो आपको फूल दिख रहे होंगे, ये फूल से आपको याद आ रहा होगा वो गाना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दे। देखना दोस्तों, ये वाले जो फूल दिख रहे होंगे, ये फूल नहीं है, ये क्या है दोस्तों, एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली। अब याद रखना दोस्तों, ये एल्वियोली जो होते हैं, इन्हीं का मेन काम होता है हमारे लंग्स में। सबसे मुख्य जो अंग होता है फेफड़ों का, वो क्या होता है, ये एल्वियोली होते हैं। हाँ, अगर अपन ऐसा कह सकें कि फेफड़े का कार्यात्मक अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है, एल्वियोली। जैसे अपन ने देखा था कि हमारी किडनी अपन ने जब पढ़ी थी दोस्तों, तो किडनी में अपन ने क्या देखा था कि एक किडनी के अंदर 1,30,000 क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। 1,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। 1 करोड़, हाँ, 1 करोड़ से ऊपर नेफ्रॉन की संख्या होती है। ध्यान रखना, एक बार वीडियो को और देख लेना किडनी वाले को। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, दोस्तों, लंग्स के बारे में बात कर रहे थे। और लंग्स में अपन कहाँ पर थे, इन एल्वियोली पे थे। तो एल्वियोली की संख्या कितनी होती है सर एक फेफड़े में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना दोस्तों, एक फेफड़े में, एक लंग्स में फेफड़ों की संख्या, एक लंग्स में एक फेफड़े में इन एल्वियोली की संख्या, इन फूलों की संख्या, इन एल्वियोली की संख्या कितनी होती है, 300 करोड़। कितनी होती है, 300 करोड़। तो एक फेफड़े में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है, 300 करोड़। अब इसका काम क्या होता है, इन फूलों का काम क्या होता है, वो देखना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। याद रखना दोस्तों कि जो हमारा राइट वाला फेफड़ा होता है, राइट वाला, दायां वाला फेफड़ा, राइट लंग्स जो होता है, वो कितनी पालियों में विभक्त होता है, वो 3 पालियों में विभक्त होता है। एक तो ये वाली पाली, 1, 2, 3, कितने भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भागों में, 3 पालियों में विभक्त होता है राइट वाला लंग्स। लेफ्ट वाला लंग्स कितनी पाली में, 2, 1 पाली है, 1 पाली है, 2 पालियों में विभक्त होता है। ठीक है, इतनी रामायण तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब अपन चलते हैं कहाँ, आगे। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र। अब यहाँ से आपका श्वसन तंत्र चालू होगा। तो श्वसन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, श्वसन तंत्र में श्वसन।
सबसे पहले हमको समझना होगा श्वसन क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, श्वसन क्या होता है कि जब मनुष्य क्या करता है दोस्तों, जब मनुष्य क्या करता है, भोजन करता है। तो जब मनुष्य भोजन करता है, जब इंसान खाना खाता है, जब आप और हम लोग खाना खाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि वो खाना हमारे शरीर में जाता है। अब उस खाने में दोस्तों प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगी, खनिज भी होंगे, लवण भी होंगे, जल भी होंगे, सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि मोस्टली ज्यादा जो हमारा ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में, तो वो कार्बोहाइड्रेट याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट के भी कितने प्रकार होते हैं, 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड जो होता है इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड जो होता है उसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। इनके अलग अलग काम रहते हैं। पूछ लिया जाता है ग्लूकोज किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, गैलेक्टोज नहीं पाया जाता किसी चीज में, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद अपन ने देख लिया कि भैया सुक्रोज किस में पाया जाता है, तो गन्ने में पाया जाता है। माल्टोज किस में पाया, तो ये सारी चीजें मैं जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो अपन जब पढ़ेंगे तो ये इस टॉपिक में अपन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी पढ़ लेंगे और विटामिन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या पढ़ लेंगे, वसा, है ना। तो ये सारी चीजें अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। तो जब हम भोजन करते हैं तो उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की होती है। और याद रखना इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा वाला फॉर्म है वो कौन सा है, ग्लूकोज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जब भोजन खाया तो हमने भोजन बड़े बड़े निवाले के रूप में खाया। हमने रोटी का टुकड़ा लिया, तोड़ा, उसको मुंह में रखा, दांतों के द्वारा उस भोजन को पीसा गया। पहले ही छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसके जब वो पेट में जाता है तो और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अंत में क्या मिल जाता है, उससे पूरे से क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। और जब मनुष्य के शरीर को ग्लूकोज मिल जाता है दोस्तों, तो ये ग्लूकोज कहाँ पर उपस्थित रहता है, कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। कहाँ पर उपस्थित रहता है, ये ग्लूकोज कहाँ पर उपस्थित रहता है, कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। और ये ग्लूकोज मिलता कहाँ से है, इनडायरेक्टली भोजन से मिलता है। किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन से मिला ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसके पास चला गया दोस्तों, कोशिकाओं के पास चला गया। आप बात समझ लेना, ठीक है, आ रही होगी आपको बात समझ में, बहुत ही सरल है। अब देखना दोस्तों क्या होता है, कोशिकाओं के पास ग्लूकोज पहुंच गया, ग्लूकोज कहाँ से आया, भोजन से आया। सर लेकिन सर आप एक बात बताइए कि आप ये ग्लूकोज के पीछे क्यों पड़े हैं। तो याद रखना कि जैसे ही मनुष्य क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, क्या लेता है, O2 लेता है, तो क्या होता है, O2 जाकर किससे मिलती है, इस ग्लूकोज से मिलती है। किससे जाकर मिलती है, O2 जो मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, किससे मिलती है, ग्लूकोज से जाकर मिलती है। और ये ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से मिलता है तो इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। सर समझ में नहीं आया, सर अच्छे समझा दो। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि जब आपने देखा होगा यार, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, है ना, बस चलती है, ट्रक चलता है, तो क्या होता है, जो फ्यूल रहता है, जो ईंधन रहता है, वो गाड़ियों में जाता है। अब क्या होता है, जब वो गाड़ियों में ईंधन जाता है तो वो उसके इंजन वाले पार्ट में पहुंचता है। जैसे ही वो इंजन वाले पार्ट में पहुंचता है तो उस फ्यूल में क्या होता है, दहन होता है, वो फ्यूल जलता है। जैसे ही वो फ्यूल जलता है तो उस इंजन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, उस इंजन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब जब एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है तो क्या हो सकता है दोस्तों, कार्य हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जहां पर एनर्जी आई, जहां पर ऊर्जा आई, मतलब आप क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। यहाँ पर भी देखना, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। उसी प्रकार दहन होगा जैसे कि गाड़ी में फ्यूल का दहन होता है, ईंधन का दहन होता है, उसी प्रकार ग्लूकोज में, मानव के शरीर में ग्लूकोज का दहन होता है। और क्या मिल जाती है, एनर्जी, क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। और जैसे ही ग्लूकोज के दहन होने से मानव शरीर को ऊर्जा मिली, मानव शरीर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। क्या आपके शरीर में ऊर्जा ना हो उस समय भी आप भाग दौड़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो याद रखना दोस्तों,
एक निश्चित समय के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, और ग्लूकोज के दहन होने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका दहन कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका दहन कहाँ पर होता है, कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिकाओं में होता है, और किसके मिलने से होता है, ऑक्सीजन के मिलने से होता है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि श्वसन क्या होता है दोस्तों, कि श्वसन उस अवस्था को कहते हैं कि जब मनुष्य सांस लेता है तो उसकी सांस में उसके द्वारा अंदर ले जाने वाली वायु में ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन किससे जाकर मिलती है, ग्लूकोज से। फलस्वरूप किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भोजन जो रहता है जटिल कार्बनिक पदार्थ या भोजन के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। याद रख, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग रहता है आपका कौन सा है, बाह्य श्वसन। कौन सा भाग है, बाह्य श्वसन। दूसरा वाला जो आपका भाग रहेगा दोस्तों, वो भाग रहेगा आपका गैसों का परिवहन। और तीसरा जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा दोस्तों आंतरिक श्वसन। कौन सा रहेगा, आंतरिक श्वसन। तो याद रखना, पहला भाग कौन सा हो गया, बाह्य श्वसन। दूसरा कौन सा हो गया, गैसों का परिवहन। तीसरा कौन सा हो गया, आंतरिक श्वसन। तो पहला बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन। अब याद रखना, ये जो बाह्य श्वसन जो रहता है इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और आंतरिक श्वसन को क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अपन ने इतनी चीज तो देख ली। अब याद रखना, सबसे पहले अपन किसको पकड़ेंगे, बाह्य श्वसन को। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, बाह्य श्वसन पढ़ना है। तो इस बाह्य श्वसन को समझने के लिए सबसे पहले देखना, ये बाह्य श्वसन लिखा मैंने इस प्रकार से, तो देखना बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है दोस्तों, कि सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से जाना, यही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इतनी चीज आप याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर जाना ही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। अब ये जो बाह्य श्वसन होता है, ये जो बाह्य श्वसन होता है दोस्तों, ये बाह्य श्वसन के भी 2 भाग होते हैं। पहला जो इसका भाग होता है वो होता है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, दूसरा जो इसका भाग होता है दोस्तों, दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है गैसों का विनिमय। क्या होता है, गैसों का विनिमय। तो याद रखना, पहला जो आपका भाग था वो कौन सा था, श्वासोच्छ्वास, और दूसरा वाला जो आपका पार्ट था वो क्या था, गैसों का विनिमय। तो अब अपन सबसे पहले किसको देखेंगे, श्वासोच्छ्वास को देखेंगे। तो ठीक है, अपन ने कितना पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, नोज, नसल कैविटी, हेयर, स्किन, माउथ। एक बार पिछली वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। लेरिंग्स पता है, एपिग्लोटिस पता है क्या होता है, ढक्कन होता है, थायराइड कार्टिलेज पता है, ट्रेकिया होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर मनुष्य में ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्या बताओगे, लेरिंग्स से होती है कि फेरिंग्स से होती है, लेरिंग्स से होती है। फेरिंग्स क्या है, भोजन नली है, क्या है, फूड पाइप है। याद रखना, भूल मत जाना। अब दोस्तों याद रखना कि जो श्वसन तंत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा वाला भाग है, बाह्य श्वसन। दूसरा कौन सा वाला पार्ट है, जल्दी बताओ, गैसों का परिवहन। तीसरा वाला कौन सा वाला पार्ट है, आंतरिक श्वसन। ठीक है, इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। अब देखना, बाह्य श्वसन जो होता है इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला कौन सा, श्वासोच्छ्वास। दूसरा कौन सा, गैसों का विनिमय। याद रखना, श्वासोच्छ्वास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है ना। दूसरी चीज, गैसों का विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो गैसों का विनिमय को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास हो गया, गैसों का विनिमय हो गया, है ना। आप ये मत समझना कि हम बहुत डीप पढ़ रहे हैं, इससे भी डीप में जा सकता हूँ, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हमको केवल इतना ही टॉपिक लेकर चलना है। ठीक है, अब देखना, जो श्वासोच्छ्वास जो होता है दोस्तों
सॉरी यार। तो हम क्या देख रहे थे, बाह्य श्वसन देख रहे थे। बाह्य श्वसन में अपन ने क्या देखा था कि देखना इसके दो भाग होते हैं, पहला श्वासोच्छवास, दूसरा गैसों का विनिमय। अब श्वासोच्छवास किसे कहते हैं, तो याद रखना कि श्वासोच्छवास के अंतर्गत क्या आता है। श्वासोच्छवास को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग। मैंने अभी आपको बताया। अब श्वासोच्छवास में किस प्रकार की घटना होती है, याद रखना दोस्तों कि श्वासोच्छवास के अंतर्गत, ब्रीदिंग के अंतर्गत सांस अंदर एक निश्चित दर से वायु भरी जाती है और एक निश्चित दर से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होती है ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस कैसे लेते हैं कि एक निश्चित दर से वायु अपने अंदर प्रवेश करी और एक निश्चित दर से हमने उसको वापस छोड़ दिया। तो याद रखना ये होता है ब्रीदिंग। अब देखना दोस्तों, ये जो श्वासोच्छवास जो होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। सारी चीजें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, नोट्स बना लेना। श्वासोच्छवास जो होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, निहि श्वसन। निहि श्वसन, निहि श्वसन, निहि श्वसन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। और दूसरा कौन सा भाग रहता है दोस्तों, याद रखना, उच्छ्वास। क्या रहता है, उच्छ्वास। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ठीक, तो निहि श्वसन, इंस्पायरेशन, उच्छ्वास, एक्सपायरेशन, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब याद रखना कि जो निहि श्वसन होता है वो किसे बोलते हैं। तो निहि श्वसन का मतलब होता है दोस्तों, बता ही देता हूं मैं आपको। निहि श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। हमने सांस ली, ये हो गया निहि श्वसन। उसके बाद हमने सांस छोड़ी, इसे क्या बोलेंगे, उच्छ्वास, एक्सपायरेशन। तो इनके दौरान घटनाएं क्या होती हैं, तो याद रखना जैसे ही हम सांस लेते हैं जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं। तो फेफड़ों का आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। याद रखना निहि श्वसन के दौरान क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो जो निहि श्वसन की घटना होती है, जो इंस्पायरेशन की घटना होती है, इंस्पायरेशन की घटना में या इंस्पायरेशन की क्रिया में क्या होता है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। इनका आकार बढ़ जाता है क्योंकि सांस लेते हैं और सांस में जब वायु आती है तो वो इन फेफड़ों में आ जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। अब उच्छ्वास के दौरान क्या होता है, फेफड़ों का आकार घटेगा कि बढ़ेगा, फेफड़ों का आकार घटेगा। ठीक है ना। तो इंस्पायरेशन में फेफड़ों का आकार बढ़ता है, एक्सपायरेशन में फेफड़ों का आकार कम होता है। लेकिन इसके विपरीत ही काम किसका होता है, डायफ्राम का होता है। याद रखो, ठीक है ना। जब इंस्पायरेशन होगा या निहि श्वसन की क्रिया होगी तो फेफड़ों का आकार घट जाएगा, क्योंकि जब फेफड़े बड़े होते हैं तो इस डायफ्राम के ऊपर क्या पड़ता है, इन फेफड़ों का दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये दब जाता है। क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या होता है, सांस ली जाती है तो फेफड़े फूलते हैं। हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं, इनमें हवा भरती है तो ये फेफड़े फूलने लगते हैं। और फेफड़े जब फूलने लगते हैं दोस्तों तो इस डायफ्राम के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आकार कम हो जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आपको इतनी बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी। तो निहि श्वसन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज हमको क्या पढ़ना है, गैसों का विनिमय। क्या पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है हमको, गैसों का विनिमय। ठीक है, इतनी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के कितने भाग, 2 भाग, श्वासोच्छवास और कौन सा, गैसों का विनिमय। जो हमारा श्वासोच्छवास है इसके 2 भाग, निहि श्वसन और उच्छ्वास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में सांस ली जाती है, एक्सपायरेशन में सांस छोड़ी जाती है। इंस्पायरेशन में फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, एक्सपायरेशन में फेफड़ों का आकार घट जाता है। उसके बाद हमको ध्यान से देखना, उसके बाद हमको कौन सा वाला पॉइंट देखना है, ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आ रही है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों याद रखना कि क्या होता है कि ये जब थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये क्या होता है, हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार से इसका चित्र ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको बना दिया एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो हार्ट होता है इसके पास क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है।
तो इसके पास जब अशुद्ध रक्त आता है तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ पर भेजता है, हमारे फेफड़ों में भेजता है। कहाँ पर भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। तो हमारा हार्ट जो रहता है, हमारा दिल जो रहता है, ये हमारे फेफड़ों में इस अशुद्ध रक्त को भेजता है। कौन से रक्त को भेजता है, अशुद्ध रक्त को भेजता है। तो दोस्तों याद रखना, ये अशुद्ध रक्त कहाँ पर आ जाता है, इन छोटी छोटी एल्वेओली के पास उपस्थित हो जाता है। कहाँ पर आ जाता है, छोटी छोटी एल्वेओली के पास क्या उपस्थित होता है, अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है। तो अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त क्यों है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। याद रखना। तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में जाता है। किसके पास जाता है, इन एल्वियोली के पास जाता है। अब एल्वियोली के पास क्या है, अशुद्ध रक्त है, लेकिन उस दौरान आपने क्या ले ली, सांस ले ली, आपने क्या ले ली, आपने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। तो जब आप ऑक्सीजन लोगे तो इस रास्ते से क्या आएगी, आपकी ऑक्सीजन आएगी और कहाँ पर आ जाएगी, इन एल्वियोली के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इन एल्वियोली के पास क्या आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त भी था और यहीं पर कौन आ गई आपके पास, ऑक्सीजन भी आकर मिल गई। तो ये जो आपका अशुद्ध रक्त था, ये जो आपका अशुद्ध रक्त था, इसका काम कैसा हो जाएगा, शुद्ध। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो अशुद्ध रक्त शुद्ध कैसे हो गया, क्योंकि अशुद्ध रक्त किसके पास था, हृदय के पास था। हृदय अशुद्ध रक्त कहाँ पर भेजता है, आपके फेफड़ों के पास भेजता है। फेफड़ों में जो हमारे पास, जिस हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन रहती है वो किस में जाकर मिलती है, इन छोटे छोटे फूलों जैसी संरचना, जैसे हमने क्या बोला, एल्वियोली बोला। इन एल्वियोली में क्या जाकर मिलती है, ऑक्सीजन जाकर मिलती है और इन्हीं एल्वियोली के पास क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जब एल्वियोली के अंदर क्या होता है, O2 किससे मिल जाती है, अशुद्ध रक्त से मिल जाती है। अशुद्ध रक्त से मिल जाती है कौन, O2, ऑक्सीजन हमारी अशुद्ध रक्त से मिल जाती है। तो अशुद्ध रक्त कैसा होता जाता है दोस्तों, शुद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध रक्त वापस कहाँ पर आ जाएगा, वापस कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके हृदय के पास। कहाँ पर आ जाएगा, हृदय के पास जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, कि गैसों का एक्सचेंज होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है यहाँ से मुख के द्वारा बाहर निकल जाती है, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन आकर किस में मिल जाती है, रक्त में मिल जाती है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोल दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से काम का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी मैं N2 लिख देता हूँ, नाइट्रोजन। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंदर और यहाँ मैं लिख देता हूँ बाहर। तो याद रखना कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, ये कितने परसेंट हम ग्रहण करते हैं, एक बार में 79% हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और बाहर कितने परसेंट निकालते हैं नाइट्रोजन को, तो पूरा का पूरा 79% ये पूरी बाहर निकल जाती है। तो नाइट्रोजन 79% हम अंदर लेते हैं और 79% ही बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब हमारी ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट आती है दोस्तों, 21%। कितने परसेंट आती है, 21% आती है। लेकिन जब हम इसको वापस वातावरण में छोड़ते हैं तो ये कितने परसेंट निकल पाती है, 17% निकल पाती है। सीधी सी बात है कि 4% जो ऑक्सीजन होती है इसका उपयोग कौन कर लेता है, हमारा शरीर कर लेता है। उसके बाद दोस्तों याद रखना, जो CO2 होती है ये हमारी बॉडी में आती है 0.03%। कितने परसेंट आती है, 0.03%। ये बहुत काम के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 0.03% आपकी बॉडी में वायु के थ्रू क्या कौन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। लेकिन ये कितने परसेंट बाहर निकल पाती है, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना ये निकल पाती है 4%। 0.03% अंदर आती है लेकिन निकल कितनी पाती है, 4% ये बाहर निकल पाती है। तो ये तो हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब हमको पढ़ना है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों हमारा दूसरा वाला पार्ट का नाम क्या था, दूसरा वाला जो पार्ट था हमारा उसका नाम क्या था, आप नोट्स बना रहे होंगे। तो दूसरे वाले पार्ट्स का नाम था हमारा गैसों का परिवहन। क्या नाम था, गैसों का परिवहन।
तो गैसों का परिवहन, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ लेना कि गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको इतना तो बता दिया था कि हमने जब सांस ली थी तो सांस लेने के दौरान जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन थी वो कहाँ पर पहुंच चुकी थी, आपके फेफड़ों में पहुंच चुकी थी। मतलब वातावरण की ऑक्सीजन वायु के द्वारा कहाँ पर पहुंच चुकी थी, फेफड़ों तक पहुंच चुकी थी। अब इन फेफड़ों से पूरे शरीर में क्या पहुंचाना है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हमको किसी न किसी चीज की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन के परिवहन की, कि जो हमारा O2 है, जो हमारी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो देखना, इसमें ज्यादा हेडेक लेने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है मैं आपको अब भी क्लियर कर दे रहा। आपको सबसे पहले ये बात, आपको बहुत समय पहले ये बात पता होगी कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है दोस्तों, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम बता दो जल्दी से, क्या नाम बताओगे, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को मैं इस प्रकार से लिख दूं, क्या, हीमोग्लोबिन। तो याद रखना दोस्तों, कई बार इसका कलर पूछ लिया गया है एग्जाम में। क्या कलर होता है हीमोग्लोबिन का, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, रेड रंग का होता है सर, लाल रंग का होता है। तो इसका रंग होता है, याद रखना दोस्तों, कैसा, बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। जब इससे कौन मिलती है, ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। यहाँ पर देखना दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, हीम, और दूसरा क्या है, ग्लोबिन। ये सारी आपको जब टिश्यू पढ़ाऊंगा होता है, जब आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, फिर भी एक बार देख लो। जो हीम रहता है दोस्तों, ये क्या है, आयरन। क्या है, आयरन का एक प्रकार है। आयरन क्या है, एक तत्व है। तो आयरन का एक प्रकार क्या है, हीम, और ग्लोबिन क्या है दोस्तों, याद रखना, ये क्या है, एक प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन मिलकर क्या बना है, हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन से दोस्तों कौन मिलती है, आपकी ऑक्सीजन। तो आपकी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर में क्या प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजन। और हमारे शरीर के फेफड़ों से, हमारे अभी ऑक्सीजन कहाँ पर थी, जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन कहाँ थी अभी तक, आपके फेफड़ों में थी। इन फेफड़ों से आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन। आराम से, आसानी से ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाएगी। तो लेकिन भैया ये तो थी आपके ऑक्सीजन की बात, लेकिन भैया आप हमें ये तो बताओ कि आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैसे, उसका परिवहन कैसे होगा। आपने ऑक्सीजन का परिवहन तो बता दिया सर, लेकिन आप CO2 का परिवहन तो बताओ। तो तो याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन हमने किसके द्वारा देख लिया, हीमोग्लोबिन के द्वारा देख लिया। अब हमको देखना किसके बारे में है, CO2 के परिवहन के बारे में। तो CO2 का परिवहन भी याद रखना, CO2 का भी जो परिवहन होता है ये किसके द्वारा हो जाता है, 10%। कितने परसेंट, 10% परिवहन CO2 का किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब अपन आगे बात करेंगे किसके बारे में, CO2 जब किससे मिलती है, हीमोग्लोबिन से मिलती है, तो HbCO2 कुल मिला के क्या हो जाता है कि आपका 10% परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का तो पूरा परिवहन किसके द्वारा हो गया, हीमोग्लोबिन के द्वारा हो गया। लेकिन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल कितने परसेंट रहेगी, 10% रहेगी, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। अब बाकी की किसके साथ रहेगी, तो फिर से देखते हैं। देखो आपको पता है हमारा जो रक्त रहता है इसमें हीमोग्लोबिन के अलावा और क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाई जाती है। तो प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा कि प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। तो दोस्तों याद रखना, इस जल के साथ क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो याद रखना जल का फॉर्मूला क्या है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई CO2, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, H2CO3। तो H2CO3 जो आपका बनता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड। ये जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल के रूप में कितने परसेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना कितने परसेंट, 7%।
तो याद रखना 10% तो किसके साथ चली गई, हीमोग्लोबिन के साथ चली गई, 7% किसके साथ चली गई, कार्बोनिक एसिड के साथ चली गई। अब बाकी किसके साथ जाएगी दोस्तों, तो याद रखना अब बाकी जाएगी बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। और लेकिन सर अब हमको समझ में नहीं आ रहा, अब सारी चीजें ऊपर से जा रही है। अरे ऊपर से जाने वाली क्या बात है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ हो गया पूरा। CO2 का जो परिवहन था, सबसे पहले CO2 का परिवहन किसके साथ हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ हुआ 10%। 7% किसके साथ हो गया, प्लाज्मा के साथ हो गया। प्लाज्मा का कौन सा वाला भाग, जल के साथ 7% बस। अब याद रखना बाइकार्बोनेट्स में देखना, याद रखना पहले सोडियम और फिर पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ बाइकार्बोनेट्स में मिलेगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना परसेंट भाग ट्रांसपोर्टेशन होता है, 70% भाग। तो 70% ये हो गया, 7% ये हो गया 77%, और 10% वो हो गया 87%। ठीक, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। और बाकी जो बचा कुचा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है वो होता है किसके रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में। किसके रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में, है ना। तो याद रखना ये था आपका किसके बारे में, CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन किसके रूप में हुआ, हीमोग्लोबिन के रूप में हुआ। जो हमारी CO2 थी, इसका जो 10% वाला भाग था वो किसके साथ गया, हीमोग्लोबिन के साथ गया। 7% भाग किसके साथ गया, कार्बोनिक एसिड के साथ गया। कितना परसेंट हो गया, 17%। उसके बाद जो क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना गया, 70%। तो 70 और 17 कितना हो गया, 87%। 87 के बाद कितना बच गया, जितना भी 87 के बाद बचा होगा वो किसके साथ चला जाएगा, कार्बोनिक एसिड के साथ चला जाएगा। तो ये तो था आपका किसका परिवहन, O2 एवं CO2 का परिवहन। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे